हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाली कंप्लीट नॉलेज वर्ण और वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। तो हर छोटे बड़े सवाल इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और आपको हिंदी से रिलेटेड ये तो जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए कि छोटे बड़े जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए वर्ण यानी कि अक्षर। अक्षर का मतलब होता अ मतलब नहीं, अक्षर मतलब होता है टूटना, यानी कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो शॉर्ट में सवाल आ जाता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो भी आपकी कौन सी है? वर्ण है। सबसे छोटी इकाई, जैसे कि इसके कोई भी टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं हिंदी में। तो ये 52 वर्ण होते हैं, यानी कि जो अक्षर होते हैं वो 52 होते हैं। और इसकी जो हिंदी की लिपि है वो है देवनागरी। तो ये है आपकी जनरल जो है ये पता होना चाहिए, लिपि कौन सी है? देवनागरी। अक्षर कितने होते हैं हिंदी में? तो वो होते हैं 52 52। साथ में हम बात करेंगे सबसे छोटी इकाई, तो ये भी आपकी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णमाला, माला यानी कि जैसे आपने देखा होगा फूल माला, तो एक फूल यानी कि सिंगल, और वर्णमाला यानी कि सिस्टमैटिक, जिनकी एक ग्रुप यानी कि समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। तो प्रत्येक लैंग्वेज में इसकी वर्णमाला होती है, जैसे कि हिंदी में आप जान लें आ का खा गा गा सारे ये, और इंग्लिश में ABCD, ये सभी की हिंदी और इंग्लिश की वर्णमाला है। आगे बात कर लेते हैं वर्णों के भेद। तो ये भी सवाल आ जाता है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 2, स्वर और व्यंजन, यानी कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, नोट आप करते रहिए कॉपी में कि 2 होते हैं। साथ में हम बात करेंगे स्वर की। तो स्वर कौन से होते हैं? वोवल, यानी कि ये 11 स्वर होते हैं। यहाँ पर 16 नहीं है बल्कि ये 11 स्वर होते हैं। कई जगह 13 भी कहा जाता है, लेकिन 13 जो है आपके वो रॉन्ग है, 11 ही होते हैं। 11 क्यों होते हैं, 13 क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो अंग और आहा होते हैं ये स्वर में नहीं गिने जाते, यानी कि जो अंग है उसे हम नाम देते हैं अनुस्वार, और जो आहा है उसे हम कहते हैं विसर्ग। तो इसलिए इनको स्वर में नहीं गिना जाता है। तो इसलिए कितने होते हैं स्वर? 11। ये सवाल आ जाता है स्वर कितने होते हैं। आगे बात कर लेते हैं स्वरों के भी भेद। तो स्वर जो है कुछ मूल स्वर होते हैं, कुछ संयुक्त स्वर होते हैं। तो मूल स्वर यानी कि मूल स्वर, तो चलिए हम बात कर रहे थे मूल स्वर की। मूल यानी कि जो मूल होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल भी किसी से जुड़े नहीं होते हैं। और संयुक्त मतलब कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो मिले होते हैं, यानी कि स्वर में स्वर मिले होते हैं। अगर हम बात करते हैं आई की, तो आई मिला हुआ अ और ए से, ऐसे ही औ मिला है अ और ओ से। तो ये 2 होते हैं, ठीक है, 2 आपके स्वर संयुक्त होते हैं। और बाकी जो 9 है वो आपके मूल होते हैं। इसमें री जो है वो नहीं लिखा हुआ है, तो आप री को भी ऐड कर लीजिए इसमें। चलिए हम बात करते हैं मूल स्वरों के भेद। अब जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? तो स्वर फिर से देखो 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये भी कई बार सवाल पूछ लेता है स्वर कितने होते हैं। अब हम बात करते हैं, कई बार ये भी पूछ लेता है ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व यानी कि छोटा, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि उच्चारण में जिनको बोलने में बहुत कम टाइम लगता है, यानी कि हमने बोला अ, तो इसमें लगा बहुत ही कम टाइम। तो ये आपके हो गए ह्रस्व स्वर, जैसे कि अ, ई और उ। ये आ गलत है, यहाँ पर ई है, अ, ई और उ। अब हम बात करते हैं दीर्घ यानी कि बड़ा, और बड़ा यानी कि ज़्यादा। तो ह्रस्व से दुगना समय लगता है दीर्घ में। तो इसके लिए जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, आई, औ, ठीक है, ये हो गया आपके दीर्घ। ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। अब हम बात कर लेते हैं प्लुत स्वर। तो कई बार ये सवाल आपको कंफ्यूज कर देता है, प्लुत स्वर कौन से होते हैं? तो दोस्तों प्लुत स्वर के बारे में आप जाएंगे, ओम लिखा हुआ देखो, ओम। तो ओम के पीछे SS जुड़ लिखा होता है, ये इस तरह से, ये आपके प्लुत हो गए। प्लुत यानी कि इसको लंबा खींचना होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की। एक बार फिर से आप तीनों को समझ लो
ये देखिए, ये है ह्रस्व स्वर, इतना टाइम लगा। दीर्घ में इससे दुगना लगा और प्लुत में इससे और दुगना लगा, कि यानी कि ह्रस्व में सबसे कम, दीर्घ में उससे ज़्यादा और प्लुत में उससे और भी ज़्यादा समय लगता है। इस तरह से 3 प्रकार के आपके स्वर हो गए। आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ। और सवाल पूछ लिए जाते हैं, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए आपको। अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, तो ये 4 चीज़ें हैं। ये क्या होते हैं? अनुस्वार और अनुनासिक, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अनुनासिक। तो ये देखिए, अनुनासिक का ये चिन्ह होता है, यानी कि अक्षर के ऊपर इस तरह से चांद की तरह बना होता है, जैसे मुंह। तो ये आपके क्या है, मुंह में जो ये लगा हुआ है, जैसे गांव, दांत, आंत, आंगन, सांचा, ये सारे क्या आपके अनुनासिक हैं। अब अनुस्वार जान लीजिए। अनुस्वार और अनुनासिक में थोड़ा सा फर्क है। अनुस्वार में सिर्फ डॉट होता है और अनुनासिक में चांद होता है। तो चांद जहाँ होगा वो अनुनासिक, और जहाँ सिर्फ डॉट होगा वो आपका अनुस्वार। तो देखो, अंगूर, अंगद, कंचन, दंग, इस तरह से है ना, ढंग, दंग, ये हो गए आपके अनुस्वार। अब हम बात करते हैं निरनुनासिक। तो निरनुनासिक का मतलब होता है कि जिन पे अनुनासिक नहीं है, यानी कि अनुस्वार, अनुनासिक कुछ भी नहीं है। तो ये सिंपल से जो भी आपके बाकी बचे हुए वो सारे निरनुनासिक हैं। और विसर्ग तो आपको पता ही है, संस्कृत का है विसर्ग, जैसे कि प्रातः, प्रायः, अतः। तो ये जो 2 डॉट होते हैं आहा वाले, ये आपके क्या हो गए, विसर्ग हो गए। अब हम आगे बात करते हैं। ये सारी जरूरी चीजें हैं जो कि आपको एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं और डाउट क्रिएट कर देते हैं ये। चलिए, थोड़ा सा डाउट आपको आ रहा होगा, अनुस्वार और अनुनासिक में आखिर अंतर कैसे पता चलेगा? कैसे कहेंगे हम कि ये अनुस्वार है या ये अनुनासिक है? क्योंकि देखने में पता लग रहा है लेकिन बोलने में नहीं पता लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, अनुनासिक जो होते हैं उनका वो नाक से बहुत कम सांस निकलती है, यानी कि जो अनुनासिक है वो नाक से कम निकलता, तो नाक से ही है लेकिन कम निकलेगा। जैसे देखो, मुँह, तो आप नाक के अंदर आवाज़ जा रही है लेकिन ये कम। अब आप अनुनासिक का देखो, अनुस्वार का, तो जो अनुस्वार है वो आपने हिमेश रेशमिया को याद करना है बस। अनुस्वार में हिमेश रेशमिया, ये ज़्यादातर गाने क्या करते हैं, नाक से गाते हैं। तो ये जो सांस है वो नाक से निकलेगी। अंक, देखिए आप, आवाज़ जो है वो नाक के अंदर जा रही है। अंश, पंच, तो जो भी हिमेश रेशमिया है वो अनुस्वार का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। याद रखने के लिए ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। चलिए, तो व्यंजन का जो शाब्दिक अर्थ, यानी कि जिससे हम समझें कि व्यंजन वो होता है, ये स्वरों की सहायता ही बोले जाते हैं, यानी कि व्यंजनों में स्वर होगा ही होगा। स्वर जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अगर हम बात करते हैं का, तो का को अगर हम तोड़ते हैं तो का जो है आपका आधा और उसके पीछे प्लस में अ, तो यानी कि जो अ है वो आपका क्या है, वो स्वर है। तो जितने भी आपके व्यंजन हैं वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाएंगे। इनकी संख्या में भी कई बार डाउट होता है। वैसे मूल से ये 33 होते हैं। आपको अगर ऑप्शन में 36 दिया हुआ है तो आप 36 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त अक्षर जो है वो माइनस कर दिए जाते हैं, लेकिन मूलतः जो है वो 33 ही होते हैं व्यंजन। इसमें 25 तो आप 25 आपके कवर्ग चवर्ग वाले 25 हो गए, 5 वर्ग, और बाकी 11 लावा, वो आपके कितने हो गए 11, सॉरी वो आपके हो जाते हैं 9। तो इस तरह से आपके पास हो गए 33। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं व्यंजन। व्यंजन यानी कि खिचड़ी कहते हैं ना, कितने प्रकार के व्यंजन, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यंजन जो कि स्वरों की सहायता से, व्यंजन में हर व्यंजन में स्वर जरूर होगा। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और ये मूल रूप से सवाल आ जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके होंगे 33 प्रकार के ही व्यंजन कहलाए जाते हैं। तो ये कई बार 33 होते हैं, कई बार अगर आपके पास ऑप्शन में 36 आ जाए, क्योंकि आपने सुना भी होगा
कि वहाँ पे 36 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर 33 और 36 का क्या माजरा है, 33 में 3 आपके संयुक्त अक्षर को माइनस किया गया, यानी कि अक्षर त्र और ज्ञा को माइनस किया गया है, इसलिए 33 है। अगर आप अक्षर त्र ज्ञा को मिला लेते हैं तो वो बन जाते हैं आपके 36। तो ऑप्शन में अगर आपको 36 दिया हो तो आप 36 करेंगे, और अगर 33 दिया है तो आप 33 करेंगे। दोनों दिया है तो दोनों आपको किसी भी कंडीशन में नहीं दिए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं व्यंजनों के भी प्रकार होते हैं। तो व्यंजनों के प्रकार यानी कि आप जान लीजिए कि कुछ स्पर्श व्यंजन होते हैं, कुछ अंतस्थ व्यंजन होते हैं और कुछ ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं? स्पर्श यानी कि छूना। तो स्पर्श का मतलब होता है छूना। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए मूल तौर पर स्पर्श व्यंजन आप किन्हें कहेंगे, ये 25 होते हैं और ये वर्गों में गिने जाते हैं, वर्गों में विभक्त होते हैं। अब ये देख ले, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो आप देखो काखा गागा का क, चाचा जा च, ट ठ ड ट, त थ द और ये प, यानी कि जो 5 वर्ग होते हैं आपके प्रथम अक्षर, तो एक वर्ग में 5 होते हैं, तो 5 × 5 ये हो गए आपके 25। तो ये 25 आपके हो गए हैं स्पर्श व्यंजन। अब हम बात कर लेते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, उन्हें जान लीजिए, जो कि मुंह के भीतर ही रहें, जिनका उच्चारण मुंह के अंदर ही होता है। तो ये आपके होते 4, य र ल व। तो ये मुंह के अंदर से आवाज़ आती है, कुछ आपको मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना होता है। तो ये आपके 4 हो गए। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। तो ये आपके पास कई बार सवाल आ जाता है, स्पर्श कितने होते हैं? तो 25। अंतस्थ कितने होते हैं? तो 4। अब हम बात करते हैं ऊष्म में। तो आप नोट करते रहिए, इनको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ऊष्म, ऊष्म यानी कि गर्म। तो जब हम अपने सांस को टकराते हैं मुंह के अंदर तो कुछ गर्माहट सी आती है, यानी कि कुछ झंझनाहट सी होती है। तो ये आपके हो गए 4, ठीक है, तीनों शाह और हा। तो ये आपके जो है, अगर आप इन्हें बोलोगे श श श, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा गर्माहट सी, ये नहीं कि बिल्कुल आग लग जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हल्की सी रगड़ पैदा होती है मुंह के अंदर, इसलिए इनको ऊष्म, ऊष्म यानी कि गर्म। तो आपने गर्म से ही ध्यान रखना है। और वो होते हैं 4, तीनों सा और हा, ठीक है। इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कई बार ये भी सवाल आ जाते हैं, उच्चारण के स्थान पर यहाँ पर कुछ कंठ है, कुछ तालु है, कुछ मूर्धन्य है। तो इसको समझाने के लिए भी अच्छे से समझना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी डीप नॉलेज है, काफ़ी सवाल इसमें भी आ जाते हैं। तो आपको डीप से समझने के लिए आप ज़रूर समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं श्वास यानी कि प्राण, यानी कि जो 2 प्रकार के होते हैं, फिर से उच्चारण में जो वायु के कारण, है ना। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प और महा। अब इन्हें जान लेते हैं अल्प कौन है। तो आप अल्प समझिए कि अक्षरों का, यानी कि पहला, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, मतलब वर्गों का, कवर्ग चवर्ग होते हैं, तो उसका पहला अक्षर, तो कवर्ग का पहला हो गया का, तीसरा यानी कि खा छोड़ देना है, अब बन गया गा, और 5वां यानी कि चौथा छोड़ के, ये हो गया आपके इस तरह से। और अंतस्थ या रा लावा, ये हो गया आपके अल्प प्राण। अब महाप्राण समझ लीजिए, आपकी जो अल्प है वो पहला, स्टार्ट से शुरू करना अपने पहले से, तो पहले से स्टार्ट करेंगे, पहला, तीसरा, 5वां, सभी वर्णों का, कवर्ग, कवर्ण, कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का। तो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, 5वां वर्ण और अंतस्थ वर्ण जो 4 होते हैं। तो या रा ला वा, ये आपके क्या हो गए, अल्प प्राण। अब महाप्राण की बात करें तो जो भी बच्चे हैं वो महाप्राण है, यानी कि पहला गया, तीसरा गया और 5वां गया। तो अब हम बात करते हैं कौन बच्चे, यहाँ पर देखो दूसरा बच्चा है और चौथा बच्चा है। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा और चौथा वर्ण और समस्त ऊष्म वर्ण, ऊष्म यानी कि 4, तीनों सा और हा, और वर्णों का दूसरा और चौथा, तो कवर्ग का दूसरा चौथा, टवर्ग का, तवर्ग का, पवर्ग का। तो ये आपके हो गए हैं आपके इस तरह से महाप्राण। महाप्राण पूछ ले जाते कौन कौन से है, कोई अक्षर दे दिया जाएगा कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण है। सपोज कर लो यहाँ पर ख दे दिया और कहा कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण है,
तो आपने ध्यान रखना है कि दूसरा और चौथा है वो महाप्राण में आता है, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण में गिने जाते हैं। तो ध्यान रखना आपने इसको। अब संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये वैसे 3 होते हैं लेकिन कई बार इनको 4 में गिना जाता है। कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्योंकि 3 मतलब ये 2 से अधिक व्यंजनों से मिलके बनते हैं, वर्णों से। तो अगर हम चलिए अक्षर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या है आपका? आधा का, श और आ। तो ये 3 बने, यानी कि इनमें 2 से अधिक वर्ण हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं संयुक्त। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये कि इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, अक्षर में, त्र में, या संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ट्राई कीजिए। तो छांटिए। तो ये आपके क्या हो गए? 4 होते हैं, ठीक है। कई बार इनकी काउंटिंग भी पूछ ली जाती है। दोस्तों एक बार और ये भी सवाल अक्सर आता है एग्जाम में, उच्छिप्त वर्ण। तो उच्छिप्त यानी कि ये वाला डा जिसके नीचे डॉट होता है और एक ढा इसके नीचे भी डॉट होता है। तो पूछ लिया जाएगा कि उच्छिप्त वर्ण कितने होते हैं या कौन कौन से हैं, कौन सा है। हो सकता है ये वाला ढा भी दे दिया और ये वाला ढा भी दे दिया हो। तो आपने इतना ध्यान रखना कि जिसके नीचे डॉट होता है, डॉट, ढा के नीचे डॉट, ढा के नीचे डॉट, तो ये आपके हो गया उच्छिप्त वर्ण। ये 2 होते हैं। देखो सड़क, तो ये जो ड के नीचे डॉट है वो कौन सा है आपका? उच्छिप्त वाला है। बस इतना आपने ध्यान रखना है। उच्छिप्त वर्ण 2 होते हैं और इनको मतलब डॉट होता है इनके नीचे और ये 2 होते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके पास वर्ण और वर्णमाला। कैसे लगी आपको वीडियो में ज़रूर कमेंट में बताइए। कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे। तब तक आप अपने इन सवालों को ज़रूर याद कीजिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये धन्यवाद।